है। 21 वाले पेपर में मैंने यही गलती की थी, लेकिन वो तो ठीक था कि मेरे बेसिक सब्जेक्ट बहुत शानदार थे। मैथ रीजनिंग मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं था। मैंने किसमें ये गलती थी? वहाँ जाके मैंने 13 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, मैं -3 में चला गया वहाँ पर। वो तो ठीक था कि बाकी सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे, तो वो स्कोर कवर ठीक हो हो गया। गया। हाँ, आपके पास ये होना चाहिए कि जैसे आप टेस्ट देते हो तो आपको फिर उसमें पता लगता है कि मैं इतने क्वेश्चन अटेंड करूंगा तो मेरे इतने सही होंगे, इतने कर रहा हूँ तो इतने सही हो रहे हैं। तो वो अपने टेस्ट सीरीज में आपने आंकलन कर लिया खुद का कि मैं इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ तो ठीक है। नमस्कार, राम राम, स्वागत है आपका बूस्टर एकेडमी में। और आज हम वापस टॉपर स्टॉक में चर्चा करेंगे कैलाश रणवा सर से। कैलाश जी की जो रैंक 46 है और इनकी जर्नी जो है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और कैलाश सर को आप सब लोगों ने सेमिनार में देखा ही है और सर ने वैसे अपनी पूरी जर्नी उसके अंदर बताई, पर आज मैं थोड़ी सी अलग से चर्चा करना चाहूंगा। पहले तो आपके जो नंबर आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतने शानदार नंबर। धन्यवाद और सर। उसके साथ साथ सेकंड पेपर में सर के जो 100+ नंबर हैं, तो बहुत कम लोगों के 100+ नंबर है क्योंकि 268 की कट ऑफ में। जी सर। उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और अब हम जो है वो सर का मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ। सर जो है वो 2017 के अंदर जो सर ने जो ग्रेजुएशन की और डीयू से सर ने ग्रेजुएशन की, और उसके बाद में सर ने जो 2021 का इंटरव्यू दिया और 659 रैंक थी। 2023 के अंदर 46 रैंक है। 2024 में वापस इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अब क्या दे या कौन दे? इंटरव्यू तो दे। तो अब जो है वो मैं चर्चा शुरू करते हुए मेरे कुछ क्वेश्चंस है आपसे। पहले तो कैसी फीलिंग आई, क्योंकि पिछली बार असफलता देखी थी और असफल 659 वाला वो जोन खतरनाक है, तो रिजल्ट देखा तो कैसी फीलिंग आई? रिजल्ट देख के एक बार तो मारवाड़ी में दूधनी सी छूट गई। बाद में 10-15 मिनट बाद में चीजें ठीक है, धीरे धीरे नॉर्मल हुई और बाद में तो अभी तक तो ठीक। एक बार सबसे रीचेक किया सब लोगों ने आपस में? 3-4 बार किया, बाद में फिजिकली उस एडमिट कार्ड को निकाल के रोल नंबर देखे, तब जाके भरोसा हुआ। अगले दिन एक बार और देखा कि हम ही है या नहीं है। पूरी जर्नी के दौरान आपने पहला पेपर भी दिया, बैक टू बैक 3 इंटरव्यू कॉल आपके हुए हैं, और ये सब तभी पॉसिबल है जब आदमी एक बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़े। इस पूरी जर्नी के अंदर आप अगर कुछ जाके, हम प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की बात करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के अंदर तैयारी के दौरान क्या एक बेसिक रणनीति होनी चाहिए? प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटेजी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपके जो बेसिक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये शानदार होने चाहिए पहले से। ये बेस अच्छा। इनका मजबूत होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जैसे साइंस है, तो अगर साइंस बैकग्राउंड का नहीं है तो वो साइंस को इनके बाद में करें। इनके बाद में करना। और मैथ रीजनिंग जिनकी अच्छी है तो वो उनको शानदार कर ही सकते हैं। करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे तो हम लास्ट में जैसे पढ़ते ही हैं। तो मेनली है कि जो आपके बेसिक सब्जेक्ट है वो शानदार होंगे, तो जो एक एवरेज मार्क्स होते हैं कट ऑफ तक वो पहुंचा देते हैं। उनमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, पेपर का पैटर्न कई बार ऐसा आ जाता है कि वो भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए फिर एड ऑन वाले सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, मैथ रीजनिंग जिनकी अच्छी है वो कर सकते हैं, या जिनकी अच्छी नहीं है वो भी कुछ टॉपिक्स को कर सकते हैं। छोड़ना कुछ नहीं। छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर वो पूरा एकदम गायब हो गया सेक्शन। और वहां से मान लो सिंपल क्वेश्चन आया, उसको आराम इजीली अटेंड कर सकते हो। तो अगर पढ़ के जाओगे तब तो उसकी हिम्मत भी करोगे अटेंड करने की। पढ़ाई नहीं है तो उसके बाद में तो वहां पर यार मैथ रीजनिंग पढ़ी नहीं है तो उसको एकदम साइड में कर दो, तो वहां कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर ज्यादा गलत करके आओगे। और 20 क्वेश्चन तो साइड में करना बिल्कुल। भारी बात है। और जिस तरीके से प्री की कट ऑफ कम होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसमें मेरे को तो ये करना है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत फायदा है, क्योंकि एक तो उनकी मैथ रीजनिंग ठीक होती है, ऊपर से साइंस, तो ये दोनों 40 नंबर हो जाते हैं। और इको सर्वे, करंट अफेयर को मिला लें तो 65-70 के आसपास का स्कोप हो जाता है। 21 वाले पेपर में मैंने यही गलती की थी, लेकिन वो तो ठीक था कि मेरे बेसिक सब्जेक्ट बहुत शानदार थे। मैथ रीजनिंग मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं था। मैंने वहां जाके मैंने 13 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, मैं -3 में चला गया वहां पर। वो तो ठीक था कि बाकी सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे, तो वो स्कोर कवर ठीक हो हो गया। गया। हाँ। और आप जनरली मतलब आप खुद आर्ट बैकग्राउंड से हैं, ज्योग्राफी से, और उसके बाद में आपका जो सेकंड पेपर में ये स्कोर रहा, तो ये शुरू से मतलब जो है वो साइंस आपके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण नहीं सर थी? साइंस 12th तक मैंने साइंस पढ़ी है। 12th तक साइंस ली थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी में स्विच किया था। फिर ज्योग्राफी में जी स्विच सर। किया था। हाँ, ये है। तो ये भी आजकल अच्छा तरीका है कि जो भी नए बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके माता पिता अगर ये देख रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूंगा कि 12th तक बच्चों को साइंस में रखो, उसके बाद में आप जो एकेडमिक में चेंज करा दो, अगर आप सिविल की तैयारी बच्चों को करवाना चाहते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर हम जब तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान जो है वो सबसे बड़ा मेन पक्ष है वो है रिविजन, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के अंदर जब धीरे धीरे आदमी निकट आता है तो वैसे वैसे मल्टीपल रिविजन चाहिए होते हैं। तो क्या रिविजन की क्या स्ट्रेटेजी थी? रिवीजन में जैसे कि हमें लगता है कि कोई सब्जेक्ट है उसमें जो फैक्चुअल पोर्शन है, क्योंकि उसका एक लिमिटेड फैक्चुअल पोर्शन होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, उसमें आर्टिकल है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। जैसे कि कई अभी तो आरपीसी का ट्रेंड चेंज हो रहा है कि सब क्लोज पूछ रहा है, क्लोज भी तो पूछे जाते उनकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है अपनी 3-4 पेज में, जितने भी आर्टिकल है। या फिर जैसे कि पर्सनैलिटीज के नाम पूछते हैं, इस कमीशन के ये रहे, उनकी लिस्टिंग कर रखी, तो उनका बार बार रिवीजन करता था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, उसमें मेरा मानना यही है कि
कि आपके शॉर्ट नोट है, बार बार रिवाइज करोगे तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। एक्यूरेसी ज्यादा और एक ये था कि पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने, क्योंकि काफी सारे जो एमसीक्यूज यूपीएससी की प्रीलिम्स के टाइम लगाए थे, तो वहां से एक दिमाग में क्लैरिटी है कि ज्यादा आप अटेंड करोगे। और उन क्वेश्चंस को लगाने की ट्रिक भी होती है कि जैसे आरपीएससी का भी अलग ट्रेंड है, यूपीएससी का अलग ट्रेंड है, आरपीएससी का अलग ट्रेंड है। आरपीएससी में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप जैसे कि 5-6 पेपर लगाओगे ना, तो उससे पता चल जाएगा कि आरपीएससी कौन से फैक्ट में गलती कर रही है, कौन से ऑप्शन को आरपीएससी खुद कहती है कि इसको चूज मत करो। तो वो एक ट्रिक है कि बार बार एमसीक्यूज लगाएंगे ना, तब पता चल जाएगा हमें। टेस्ट दोगे, एमसीक्यू लोगे, पीवाईक्यू देखोगे तो एक ट्रेंड पता चल जाएगा। ट्रेंड पता चल जाएगा, क्योंकि आरपीएससी की सिमिलर है ये चीजें कि ये ऑप्शन मुझे सही करवाना है, ये गलत करवाना है। 2 ऑप्शन तो चीख चीख के बोलते हैं कि भाई इधर मत आना, इधर मत आना, लेकिन फिर भी अगर हम ट्रिक नहीं पता है तो वहां पर चले जाते हैं। तो प्रैक्टिस से ट्रिक आती है, और कोई तरीका नहीं है। प्रैक्टिस तो और एक ये भी है कि प्री के अंदर थोड़ा कैलकुलेटिव भी होना चाहिए। रिस्क जनरली वही लेनी चाहिए जितनी हम लोग कवर कर सके। बिल्कुल सर। हाँ, मतलब केवल जो है वो ज्यादा क्वेश्चन बिना तैयारी के करना नहीं, वो मतलब ही नहीं है उस चीज का। तो आपके पास ये होना चाहिए कि जैसे आप टेस्ट देते हो तो आपको फिर उसमें पता लगता है कि मैं इतने क्वेश्चन अटेंड करूंगा तो मेरे इतने सही होंगे, इतने कर रहा हूं तो इतने सही हो रहे हैं। तो वो अपने टेस्ट सीरीज में आपने आंकलन कर लिया खुद का कि मैं इतने क्वेश्चन कर रहा हूं तब ठीक है। कई बार लोग 80 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, 30 क्वेश्चन उसमें से गलत हो गए तो वैसे ही बाहर हो गए आप। और वही अगर 80 वाला 130 अटेंड करके देखे और वहां पर मान लो 40 भी गलत हो रहे हैं, तब भी आप कट ऑफ के इन हो। तो वो चीज आपको खुद को अपनी आंकलन करनी पड़ेगी, खुद को देखना है कि अपन किस रेंज में और कितनी रिस्क ले सकते हैं। कई लोग होते हैं 80 क्वेश्चन अटेंड करे 75 सही होते हैं, उनकी एक्यूरेसी उस हिसाब से एरर होती है। रेट कितनी है, तो वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। मैथ रीजनिंग पहले अटेम्प्ट में आपने कम पढ़ा, दूसरे में फिर 3-4 टॉपिक पढ़े, फिर मैंने कहा अपने बस की इतनी है, यही कर लेंगे तो अच्छा है। और वहां से रीजनिंग तो जनरली हो जाती है, रीजनिंग हो जाती है, मैथ वाले पोर्शन नहीं होते। फिर इस बार हुए नहीं तो मैंने कहा जाने दो। जाने दो फिर। और क्या। जनरली आपका प्री का स्कोर क्या रहा था 2023 में? सर 21 वाले मेरे 107 थे, 23 वाले में 122 थे, 2024 में इसमें 87। 87। सर पेपर भी टफ था, और जब आदमी 2 बार हो जाता है तो उसको ये लगता है बस दे के आना है, पास होना है अपने। 2 जनवरी को रिजल्ट आया था, मैंने कहा यार ये इधर पास हो गए, फिर इसमें भी लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। हो ही जाए। लेकिन जैसे पेपर देके निकले ना, एक बार धड़कतें तेज हो गई कि क्या पेपर पूछा और गए हम। और एक इधर अपने इंटरव्यू दे रहे हैं और इधर प्री नहीं निकले, फिर तो बहुत भारी काम है। हाँ, फिर यही सोचते थे कि यार ये इधर से आरपीसी सम्मानजनक विदाई हो जाए कि ये प्रीलिम्स निकल जाए। 2021 के टाइम तो धीरे धीरे ऑनलाइन आया था, 23 के टाइम तो ऑनलाइन काफी था। बिल्कुल। तो आपकी तैयारी के अंदर वैसे मैं बच्चों को बता देता हूँ सर, जो है वो प्रारंभ से साक्षात्कार कार्यक्रम तक जो है वो हमसे जुड़े रहे अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं के माध्यम से। लेकिन आपने जो ऑनलाइन को कब पहली बार मतलब ऐसे लगा, क्योंकि आप तो डीयू में थे तो पहले आपने यूपीएससी की तैयारी कर रखी थी, तो ऑनलाइन क्या आपको क्या फीलिंग है कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? सर यूपीएससी की जब मैं तैयारी कर रहा था तो वो कोविड से पहले की बात। कोविड के बाद में मैंने मतलब कि 2 मेरे पास ऑप्शन थे कि या तो यूपीएससी की तरफ रहना है या आरपीएससी की तरफ रहना है। तो फिर मैंने सबके साथ मिलकर डिसीजन किया कि आरपीएससी की तरफ आना है। आरपीएससी तरफ रहना। फिर आया असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आया तो उस समय जैसे ही मैं इधर आया तो मेरा इंग्लिश मीडियम था, उस टाइम इंग्लिश मीडियम का कोई कंटेंट नहीं, तो अब भी नहीं, और मुझे पता ही नहीं, बिल्कुल अब भी नहीं है, ढंग का English- कंटेंट अब भी नहीं अब भी इंग्लिश मीडियम है, कंटेंट वो तो ऐसे ही गूगल ट्रांसलेट है। गूगल ट्रांसलेट है। फिर जैसे ही मैं आया तो मुझे यहाँ की कोचिंगों के बारे में कुछ आइडिया था नहीं। तो फिर एक हमारे जानने वाले थे, उनने जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा था, तो उनने मुझे दिया कि इसमें से कुछ पढ़ लो। फिर वहां पर आपकी वो क्लासें थी, मैंने 5-6 एजुकेटर पहले खंगाले थे, तो वहां से क्या वो एक मेरी फ्रीक्वेंसी थी ना, वो मैच नहीं हो रही थी। Okay. मेरा ये रहता है कि जब पढ़ो तो फास्ट पढ़ो, और उनको एक बार लिख लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हीं को बार बार रिवाइजन करो। तो मैंने सबसे पहले इको सर्वे का जो फर्स्ट चैप्टर ना वो क्लास देखी थी। आप जब आंकड़े आप बार बार बोल के लिखवाते हो ना वो चीजें, तो मैंने बार बार लिखी, मैंने कहा ये तो याद हो रहा है। तो फिर मैंने उसको पूरा एकदम मैंने लपेटा। तो खुद अभी आपके नोट्स देखे सर के, तो मेरे को खुद को लगा, मेरे को मेरी जर्नी खुद की याद आ गई। इतना शॉर्ट तरीके से लिख के और एक पूरे पेपर को 3 सब्जेक्ट को कोई व्यक्ति कैसे एक नोटबुक में समा सकता है, और उसके बाद में इतने गजब नंबर। तो ये तो है ही कि आपने जो अपनी तैयारी की उसके अंदर सेल्फ स्टडी का बहुत तगड़ा योगदान रहा, बहुत गजब पढ़े आप। तो ये ऑनलाइन में आपको लगा कि पढ़ना चाहिए, फायदा है कुछ पढ़ने? मुझे ये लगा कि जो चीजें अगर कोई हमें पढ़ा रहा है और उनको सिंप्लीफाई करके दे रहा है तो वहां से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि खुद इतनी मेहनत करोगे उसमें 6-7 घंटे लग जाएंगे, फिर उसको आप शॉर्ट नोट बनाओगे, मतलब ये पूरा दिन गया एक टॉपिक में। इससे अच्छा आपको कोई पढ़ा रहा है तो उसको शॉर्ट में पढ़ लो, हाँ, लेकिन उसको वेरीफाई जरूर कर लो। वेरीफाई को ऑनलाइन पढ़ने से क्या होता है कि हम जब सुनते हैं तो आधा तो उसी टाइम याद हो जाता है, और जब कोई भी टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है तो यूट्यूब पे किसी भी टीचर को आप देखो, जैसे आप मतलब आपकी बात है, एक टीचर को जो एक चीज को 5-6 बार बोलते हो आप, तो वैसे ही याद हो गया, फिर एक बार लिख लिया, फिर वापस बोलोगे तो वो जो साउंड आपके उस टाइम सुना था ना वो अपने आप रिकॉल होगा। वो एग्जाम तक रहता है कि हाँ। और अब अगर धुंधला भी याद है ना तो एग्जाम में वो ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा, यार ऐसा नहीं था, ऐसा ही था। ऑनलाइन का एक फायदा ये कि कई बार हम
लोगों के आलस होता है ना कि इस चीज को वापस रिवीजन कैसे करें। तो आपके पास क्लास पड़ी है, और क्या, स्पीड बढ़ाओ, लेके बैठ जाओ 6 घंटे के अंदर एक सब्जेक्ट, 7 घंटे में एक सब्जेक्ट। सबसे शानदार काम है। ये एक अच्छा फायदा है ऑनलाइन का। और ये 2023 वाले रिजल्ट जो है ना वो है ही ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी के रिजल्ट, और जिसमें बच्चे ने मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ा और अपनी तैयारी को एम्पावर किया। अपनी तैयारी के दौरान अगर आप पीछे जाके कुछ चेंज करना चाहें, ये गलती मैंने की थी 2021 में और बच्चों को नहीं करनी चाहिए वो 2021 एक तो में बता दिया आपने मैथ रीजनिंग वाली, प्रीलिम्स का तो स्लो हो गया, मेंस में मेरे पास शॉर्ट नोट थे, खुद के बनाए नहीं खुद के गए बनाए हुए नहीं थे। मैं जहाँ से मार्केट में मिला वो पढ़ा। कुछ सब्जेक्ट तो जैसे लो तो मैं आपको बता रहा था उस दिन की मेरा छूट ही गया था, छूट ही गया वहीं जाके एग्जाम सेंटर के बाहर ही थोड़ा एक बहुत दोस्त थे देखा तो था। उन्हें बताया, तो वो तो ऊपर वाले की दया थी कि वही क्वेश्चन आ गए 5-6, तो उन्हीं में से थोड़ा हो गया, तो इंटर गोल हो गया था उस समय, क्योंकि जस्ट 7-8 नंबर ही ऊपर थे मेरे कट ऑफ से। तो शॉर्ट नोट्स उस टाइम नहीं थे, इस बार मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हर एक टॉपिक के, हर एक चीज के। तो वो मेरे पास 3 रजिस्टर थे तीनों पेपर के, उन्हीं में मैंने कंप्लीट किया उनको और वो तैयार किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी के अंदर होता तो केवल थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन उस अंतर को समझना जरूरी है। क्योंकि मैं जनरली हमारे यहाँ पे जब ऋतुराज सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो मैं उनको डे 1 पे हमारा डिस्कशन हुआ था, मैंने कहा कि सर आप जो ये धर्म सुधार है ना, तो ये आप मतलब स्टार्ट करो और वहाँ वेदांत से लेकर और आर्य समाज तक इसकी एक ही चेन बनाओ। आप इसे ऐसे मत बांटो कि प्राचीन और मध्य के अंदर है, बुद्धिज्म जैनिज्म, वहां से पढ़ के आप आगे तो फिर भक्ति, फिर आपके धर्म सुधार वहां तक आ जाएगा, तो कंप्लीट धर्म का पूरा बन गया। अब धर्म ऐसे ही आपको शायद चित्रकला में करना चाहिए, यही स्थापत्य कला में करना चाहिए, यही इसी तरीके से मैंने किया था, और धर्म वाला भी मैंने इसी हिसाब से किया, तो वो एक लिंक बन गया था पूरा, और पेज भी कम मतलब की पढ़ते हैं उसमें नोट्स में, और वो रिवाइज होने में भी बहुत सही रहता है कि एक सीक्वेंस में चल रहा है पूरा का पूरा मामला। एक जनरली हर स्टूडेंट का एक अलग क्वेश्चन होता है, मैं हर बार उसका एक ऐसा सा जवाब देता हूँ। मेरा आपसे वो प्रश्न कि जनरली बच्चे कहते हैं कि सर प्योर यूपीएससी फॉलो कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आरपीएससी की एक आदत है और वो आदत हमेशा रहेगी फैक्चुअल पोर्शन। बिल्कुल सर, आपको लगता है ये? तो फैक्चुअली है पूरा आंसर की टेस्ट सीरीज में जाओ, हाँ, डायरेक्ट आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, और वहां भी फैक्चुअली ही आते हैं। 5, 10, 20, 30 नंबर के चक्कर में वो पूरा खराब कर जाते हैं। जैसे इस बार देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन सा क्वेश्चन आया जो एनालिटिकल था। हाँ। और दूसरा ये कि अगर 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी आपके आंसर राइटिंग जब आप लोग करेंगे तो उससे वो आपका जो है वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन पहले फैक्चुअल पोर्शन तो अच्छा होना चाहिए ना। जब नॉलेज शार्प नहीं है, जब चीज ही याद नहीं है, तो ये एक जो वो मैंने 2024 में भी बच्चों को यही कहा था, 23 में भी हमने यही कहा था कि एटलीस्ट पहले आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। आंसर राइटिंग एक रूटीन प्रक्रिया है, एक दिन पीछे मत भागो, इसे हमेशा रखो। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपकी अगर नॉलेज शार्प हुई ना, तो अगर आप केवल ये एक ही चीज पे भाग रहे हो तो भाई वहां पे 600 का तो 800 में से 300 400 का तो छोड़कर आ रहे हैं लोग, क्या आ रहे हैं, और फैक्चुअल पोर्शन ही नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों को। तो 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन जो है, और 10 नंबर का क्वेश्चन भी चाहे कौन सा भी हो, भले अगर आपको जैसे इस बार रूस यूक्रेन वाला आया था, जियोपॉलिटिकल इश्यू में अगर 4 जगह के नाम नहीं पता तो आप क्वेश्चन ही नहीं लिख सकते। कैसे करोगे एनालिसिस? और एनालिटिकल क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। मान लो कि एक पेपर में 4 क्वेश्चन आ गए, 50 नंबर का क्वेश्चन एनालिटिकल आ गए, ठीक है, बाकी 150 तो है, 150 उस 6 मान लेते हैं, 150 में से 60-70 नंबर ले आओ। 60-70 तो बहुत है। बहुत है। एक अगला क्वेश्चन मेरा कि ये कब आरएस बनने का चाव कब से लगा? कोई मतलब पहले था या दिल्ली जाके हुआ सिविल सेवा का, या कैसे? जैसे कि 12th के बाद में जैसे ही शिफ्ट किया था ज्योग्राफी पे, तब ये था कि यूपीएससी की करनी है तैयारी। तो यूपीएससी की जब तैयारी कर रहे थे तब तो ऐसा है आरएस वारएस क्या होता है, छोड़ो। तो ये होता है, हम आईआईटी तैयारी करते हैं, आरपीटी फॉर्म ही नहीं भरती जनता, फिर बाद में तो जाना पड़ता है आरपीटी में। तो 19 का प्रीलिम्स दिया था, तो उसमें मैं मतलब 1-2 मार्क्स से रहा था, तब मुझे लगा कि हो जाएगा। फिर 20 वाले में कोविड में यहाँ घर आ गए, घर पे पढ़ाई हुई नहीं, तो काफी गैप आ गया। तो फिर उसके बाद में ही यहाँ के जो मेरे दोस्त थे उनके में आया मैं कांटेक्ट में, तो उन्होंने कहा कि एक बार आरएस का ट्राई कर लो या असिस्टेंट प्रोफेसर ट्राई कर लो। इस तरह पाने के बाद तो उधर निकल ही नहीं पाए। सर का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इंटरव्यू है, दे के जरूर आएंगे सर। शुभकामनाएं, आरपीएससी को बार बार आप फेस कर रहे हो, धन्यवाद। बैक टू बैक अभी तीसरी बार जा रहे हो, फिर आरएस का इंटरव्यू है तो चौथा है, 5 हो जाएंगे। 5 हो जाएंगे। उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के दूसरे इंटरव्यू है। हाँ सर, एपी का पिछली बार भी दिया था और इस बार भी दिया था। जो नए विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप आरएस को एज ए बैकअप प्लान रिकमेंड करना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं, बिल्कुल सर कर रहे हैं, और एक समय से पहले जो है वो समझ जाए तो फिर बाद में इधर भी काम चल जाता है, और नहीं समझे तो बहुत लेट हो जाती है, और आपने देखा है बहुत सारे लोगों को लेट होते हुए। बिल्कुल होता है। तो सर इसमें जैसे यूपीएससी की जो कोई तैयारी कर रहा है, तो अगर वो फ्रेशर ही है, 1-2 अटेम्प्ट हुए हैं, तो उसको एक बार यूपीएससी की तरफ ही रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि ये आरपीएससी जैसे अभी तो वैकेंसी बैक टू बैक आ रही है, अदरवाइज क्या होता है 3-3 साल तक वैकेंसी चलती है, और ऐसा लगता है हर महीने ऐसा लगता है कि अब इंटरव्यू स्टार्ट होने हैं, अब वेंस आना है, अब एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। क्लियरिटी कम थी पहले, क्लियरिटी अब तो कम, अब थोड़ी क्लियरिटी हो गई है। तो आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए प्रॉपर,
जिसको मतलब मेन फोकस वो होना चाहिए। जब भी आरएस की वैकेंसी आए तब इधर शिफ्ट हो तब इधर शिफ्ट होने के लिए भी हमें जो कॉमन सब्जेक्ट है वो तो आपके शानदार है ही पहले से। उसके अलावा जो मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन है या राजस्थान करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे, वो 1 महीने का काम है। प्रीलिम्स में आप कर सकते हो उसको, 1 महीने भी पूरा नहीं लगता है कि आप ऑनलाइन क्लास देख लो, बुकलेट ले आओ, ऑनलाइन क्लास देखी, शॉर्ट नोट बना लिए उसी टाइम। कि इको सर्वे जैसे 21 वाले में तो मेरे पास मुझे पता है 7-8 पेज में ही पूरा मामला था, तैयार कर लिया था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये इको सर्वे जब हम पढ़ रहे हैं तो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से करना चाहिए, तो क्लास के साथ साथ ओरिजिनल को भी साथ में रख लिया। ओरिजिनल में पढ़ने का ही मजा आता है। तो उसके बाद वो चीजें एक साथ कर ली थी। तो यूपीएससी की कर रहे हैं तो यूपीएससी की तरफ फोकस रखें, इस तरफ वाला जब यूपीएससी इसकी वैकेंसी आ जाए तो इधर शिफ्ट हो। और आंसर राइटिंग में मुझे नहीं लग रहा कि आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स का भी ढंग से तैयार किया ना, तो आरएस का मेंस वाला काम लगभग आप लिख लोगे, क्योंकि डिटेल इतनी हम पढ़ चुके होते हैं उन चीजों के बारे में। और बाद में जब इधर आए तो इधर का फिर इधर ही शिफ्ट होना चाहिए पूरा, क्योंकि मेंस की तैयारी में डबल रोल नहीं चलेगा। अब तो गैप ही 3 महीने का दे रहे हैं, 4 महीने का दे रहे हैं, तो फिर किस तरफ जाओ, दोनों चीजें नहीं चलती और वापस फिर उधर चले जाओ मेंस देके। और ये पैरेलल, ये सर ने एकदम सही बात बताई। आप एक प्रॉपर तरीके से एक चीज जो है वो मतलब नोट ही कर लो कि मेरे को आरएस में शिफ्ट होने के लिए इन चीजों पे फोकस करना है, बस। तो वो थोड़ा और सुखदायक होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत चुनौती है। अब तो हम बनवा रहे हैं, पर हमें भी अभी 2-4 महीने और लगेंगे, क्योंकि हम मशीन ट्रांसलेशन नहीं करवा रहे हैं। ह्यूमन ट्रांसलेशन का मजा होता है, सब्जेक्ट का टेस्ट आता है। इस चुनौती का फायदा भी है हमें फायदा कि हिंदी मीडियम वाले डायरेक्ट नोट्स को पढ़ते हैं, हाँ। हमें करनी पड़ती है हल्की फुल्की रिसर्च, या उसको ट्रांसलेट भी कर रहे हैं तो हमें खुद को करना पड़ता है। फिर ट्रांसलेट करते हैं तो देखते हैं कहीं गलत तो नहीं किया, तो हम ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में, ज्यादा मेहनत या अलग तरीके से सोचते हैं कि यहाँ से मिल जाएगा। और कई बार मीडियम को फायदा है, गूगल से करते हैं ना तब भी उन्हें एक्स्ट्रा चीजें मिलती है। और ये मतलब कि जैसे कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करी थी, डीयू से मैं आया था, तो मुझे ये काफी सारी चीजें तो कोचिंग वालों में हजम ही नहीं होती थी कि यार एकदम एक ही पॉइंट को 5 तरीके से 5 बार लिख दिया है, तो उसको मतलब ही नहीं है वहां पर। तो इंग्लिश मीडियम के लिए एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज इतना है कि शुरू में टाइम लगता है थोड़ा सा। एक बार अब पैसे, अब रिजल्ट भी जो इंग्लिश मीडियम के अच्छे आ रहे हैं, मुझे लगता है 2 भर्ती और देख लो, फिर बाद में 2002 बोर्ड 2000 बोर्ड तो सारे लोग अब इंग्लिश मीडियम के आ रहे हैं। तो हिंदी मीडियम के जो भी लोग पुराने टाइम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी निकाल लो अब जल्दी से निकाल लो अपने। और इस बार तक तो अभी तक तो रिजल्ट अच्छे ही है, एवरेज हम हिंदी मीडियम वाले ज्यादा ही है अभी तो, लेकिन आने वाले टाइम में 2 या 3 वैकेंसी मान लो 2032-33 के बाद तो जो है मुश्किल हो जाएगा काम, फिर पूरा इंग्लिश, फिर प्योर इंग्लिश मीडियम, फिर हिंदी मीडियम अल्पसंख्यक में आ जाएगा, बहुत संख्यक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। ये तो एकदम सही बात बताई आपने। और इस तैयारी के दौरान, क्योंकि अभी मैं प्री पे ही चर्चा करूंगा, मेंस के ऊपर सर का एक अलग से हम सेशन रखेंगे, क्योंकि सर के जो है वो सेकंड पेपर में 100+ मार्क्स है। तो मैंने अभी नोट्स देखे हैं सर के, तो देखते हैं वो आपको पूरा का पूरा सर ही बताएंगे, पूरी स्ट्रेटेजी। उसमें मैं नहीं रहूंगा, आप रहोगे और सर रहोगे, तो उसके ऊपर तो सर आप इनसे अलग से चर्चा करना। अब हम आगे चलें, और मैं आपकी तैयारी के दौरान ये जो आपका फेज था, इसमें कभी सेल्फ डाउट आया कि होगा या नहीं होगा, किधर फंस गए, वापस चलते हैं यूपीएससी की तरफ? ये तो काफी बार अभी भी आता है, कई बार तो 15 अक्टूबर से पहले तो आ ही रहा था कि 2021 वाला जैसे रिजल्ट आया ना, तो उस टाइम क्या फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है ना अपना, और इंटरव्यू कॉल हो गया, इंटरव्यू भी अच्छा गया, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है और हो जाएगा। और वहां नहीं हुआ तो तब लगा कि यार कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर दी उस तरफ जाते तो। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मेरा उस टाइम नहीं हुआ था, तो मतलब कि लगता था कि थोड़ा कि ये गलत डिसीजन हो सकता है, क्या हुआ होगा। लेकिन बाद में वैकेंसी आ गई, और फिर मेन चीज थी कि हमारा ग्रुप अच्छा था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो भी होगा हम देख लेंगे, मेहनत करेंगे, मतलब कि कहीं नहीं तो कोई बिजनेस कर लेंगे। फिर मेरे दिमाग में आ गया ठीक है बिजनेस कर लेंगे, नहीं लगेगी नौकरी तो वैसे आप अगर करते तो क्या बिजनेस करते? वैसे तो जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मतलब अगर कोई इच्छा है स्टार्टअप की, तो नागौर का आदमी क्या कर रहा है? स्टार्टअप का तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन मतलब मैं 3-4-5 एक्सप्लोर किए थे ऐसे कि जो ऑनलाइन ये चीजें चल रही है ना, बेचने करने वाली, जो ये प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे, तो इन पे जो मैन्युफैक्चर करके चीजों को बाहर राजस्थान से बाहर बेचने का, ऐसी क्या बात है, एक्सपोर्ट वाली सोच रहे थे सर, बट अब तो इच्छा नहीं है? नहीं, अब भी है इच्छा, तो वो फैमिली बिजनेस के रूप में देख लेंगे उसको। आगे की और चर्चा करें तो एक आपने जो वो खास करके जो अपनी तैयारी के दौरान है, स्पेशली ज्योग्राफी जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जी सर, मुझे मतलब पर्सनली ये लगता है, और मैं जनरली डिस्कस भी करता हूँ फैकल्टी से, के सारे सब्जेक्ट जब बेवफा निकलते हैं तो ज्योग्राफी लाज रख लेता है हर स्टूडेंट की। ये बात क्या है इस सब्जेक्ट में ऐसा? सर ये सब्जेक्ट एक तो सबसे सिंपल है, साइंटिफिक है, बिल्कुल साइंटिफिक है, हर कोई इसको समझ सकता है। फिर ये चीज है कि हम आसपास में देखते हैं तो चीजें सारी जुड़ी हुई है हमसे, किसी भी चीज को देख लो, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तब भी चारों तरफ ज्योग्राफी है, तो उसको समझने में आसानी रहती है हर चीज में। फिर फैक्ट ऐसे हैं कि आपने कोई फैक्ट पढ़ा तो वो आप उसको रिलेट कर सकते हो किसी भी चीज से। जैसे चंबल नदी के बारे में पढ़ा तो कि चंबल नदी इधर से बहती है, या आप कहीं उधर से गए तो वो हो गया, तो एक तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया, इंटरेस्टिंग, और फिर इसके फैक्ट भी इजीली याद हो जाते हैं क्योंकि अरेंज्ड रहते हैं। कहीं भी आप किसी कोचिंग के भी नोट्स पढ़ो या कहीं
और पढ़ो, किताब पढ़ो, तो उसमें अरेंजमेंट उनका एकदम तरीके से रहता है। उसके कारण ज्योग्राफी थोड़ा, और इसके आरपीएससी में ज्योग्राफी क्वेश्चन अभी तक इतने ज्यादा टफ भी नहीं आने लगे हैं। पॉलिटी आ रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं है। हाँ, ज्योग्राफी के नहीं, और जिस दिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आने लग जाएंगे ना, तो यूपीएससी में पूछते हैं तो और फिजिकल ज्योग्राफी पूछ आई ऑफ साइक्लोन का एक बार पूछा था कि उसके बीच में वो प्रेशर का रहता है ना, तो वहाँ एयर डिसेंड क्यों करती है। 5 साल हो गए मुझे उसका आंसर खोजते हुए, मुझे अभी तक नहीं मिला। तो ये मतलब यूपीएससी में तो क्वेश्चन का लेवल है, आरपीएससी भी जाएगी, लेकिन अभी भी ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कैलकुलेटिव है। राजस्थान ज्योग्राफी तो सर्वे से रिलेट हो जाती है। फिजिकल वर्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको पढ़ते पढ़ते आप पूरी दुनिया घूम लेते हो, और कहाँ मतलब नीरस हो जाता है। मैप से मजा आता है उसमें, मैप से मजा। तो ज्योग्राफी को जनरली मैपिंग से ही पढ़ना चाहिए, और एक ऐसा सब्जेक्ट है। और मैं आपको कहता हूँ, अगर सबसे कम आंसर राइटिंग अगर किसी सब्जेक्ट में है तो वो ज्योग्राफी है। एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है कि आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को कंटिन्यू कैसे रखा जा सकता है? आपने 2 इंटरव्यू इधर, 3 इंटरव्यू इधर, तीसरा इसका और दूसरा उसका, तो ये मतलब आपके लिए बेसिक बढ़िया प्रश्न है ये। बिल्कुल सर। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरा सब्जेक्ट ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत शानदार है, लेकिन ठीक ठाक है कि मैं 2 महीने उसको पढ़ूंगा तो मैं अच्छे से रिवाइज भी कर लूंगा, और एक जो एवरेज से ऊपर नंबर ले आऊँ। और जीके वाला पोर्शन आरएस में पढ़ रहे तो वो सही हो गया था। और तो मैं पहले तो शिफ्ट नहीं होना चाह रहा था कि मैं जो 2023 वाली वैकेंसी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ आऊँ, क्योंकि पहले तो इसका जनवरी में एग्जाम था। तो मैंने कहा अभी तक इसी पे फोकस करते हैं, लेकिन जनवरी में 15-16 जनवरी के आसपास ये पोस्टपोन हो गया, और उस टाइम एग्जाम भी हुआ कि मई में तो असिस्टेंट प्रोफेसर है और जुलाई में ये आरएस मेंस है। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में, 1-2 लोगों से बात की, तो कुछ लोगों ने तो कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर करने दो, आरएस अच्छा है, और इस बार नोट्स भी बन गए और तैयारी भी ठीक हो जाएगी, और वैकेंसी भी ठीक ठाक है। आगे पता वैकेंसी आए ना आए इतनी बड़ी। तो उसके बाद में, लेकिन बाद में कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर को भी दो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आरएस में आगे इंटरव्यू भी है, वहां भी पिछली बार की तरफ हो जाए तो स्टेज है। तो फिर उन्होंने कहा कि, तो फिर मैंने इस बारे में और सोचा, फिर मैंने सोचा कि फरवरी का टाइम 4th पेपर के हल्का हल्का रख लेते हैं, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर को देते हैं साथ साथ। लेकिन वो ये कि हल्का हल्का कुछ होता नहीं है, फिर 4th पेपर हो गया स्किप, और असिस्टेंट प्रोफेसर पर 15-20 फरवरी के आसपास से पूरी तरह से लग गए थे। 2 महीने दे दिए ढंग से। फिर 18 मई को एग्जाम था, 18 मई को एग्जाम देने के बाद में 2 दिन का रेस्ट किया, फिर 2 महीने मेंस के। आरएस की तैयारी से जीके अच्छा हो जाता है? जीके तो शानदार होता है, थर्ड पेपर में कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पेपर में दिक्कत नहीं आती। क्यों? राजस्थान जीके है उसमें क्यों? 7 जनवरी को एग्जाम था थर्ड पेपर का, और उस टाइम तो ये पोस्टपोन वाली गैंग भी हैवी थी, और आरएस मेंस की भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि नवंबर में तो फेल हुए ही थे, तो रिस्क ले नहीं सकते थे। तो 2 तारीख से मैंने 5 दिन केवल जीके पढ़ा था, उसमें करंट अफेयर पढ़ा था और इको सर्वे को हल्का सा देख लिया था। उसी से मेरे 50 में से 35 के आसपास का स्कोर हो गया, और फिर जीके वाला वो सब्जेक्ट का पेपर तो आगे था, तो उस हिसाब से कर लिया। सब्जेक्ट का धीरे धीरे दे लिया मैंने। तो कैलाश जी से 2-4 क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं। वैसे तो कैलाश जी घर के हैं, तो डेली आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं, कभी ऐप पे इंटरव्यू प्रोग्राम वालों को। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी है सिंपल सा, कि आपने तो बूस्टर को बूस्टर बनते देखा है, तो अब तो आपके गाँव रहने तक देख रहे हैं बूस्टर अकेडमी को? बिल्कुल आ रहे हैं। मेरे तो घर पे भी जो छोटी बहन वगैरह है, तो बूस्टर की मैं जब यहाँ से गया तो वहाँ पर मैंने देखी इकोनॉमिक सर्वे की भी बुकलेट थी, और वो वीडियो के टाइम जो किताब आई थी एक, वो तो हर जगह फ्लड थी पूरा एकदम मार्केट में, तो वो भी मैंने वहां पर देखी थी। तो वो पढ़ रहे हैं वहां से, और उनने कोई कोचिंग नहीं की है, लेकिन काफी सारा जो चीजें जीके वगैरह उनको काफी अच्छा हो गया है। तो ये चीजें तो पहुंच तो रही है गाँव में। ऑनलाइन में जो आप गाँव में देखते हैं, तो जैसे छोटी सिस्टर हैं, अपनी बहनें हैं, या जो महिलाएं जो तैयारी कर रही हैं परिवार के साथ, उनके लिए ऑनलाइन, उनके लिए तो एकदम रामबाण है ये, रामबाण है। क्योंकि सर जैसे कि आप 23 वाली वैकेंसी में देखो, गर्ल्स की कट ऑफ ऊपर जाने का कारण क्या था? घर बैठे पढ़ रही थी, घर बैठे पढ़ रही थी, और दूसरा था कि सेंटर थे ना वो छोटे छोटे सिटी में दिए, तो वो एग्जाम की मतलब कि जो सेंटर से प्रोक्सिमिटी भी थी, वहां पर वो पहुंची, क्योंकि टैलेंट तो है वहाँ, लेकिन टैलेंट दूर सेंटर के कारण पहुंच नहीं पाता था, और ऑनलाइन से उनके पास वो कंटेंट भी पहुंच गया। तो 3 नंबर का शायद गैप था, 96 के आसपास उनकी कट ऑफ थी, तो कारण ही वही था उसका। तो बच्ची भी गई थी, और अब तो रिजल्ट भी बहुत शानदार है। हमने ईओ के अंदर देखा, आरएस के अंदर देखा, तो गर्ल्स के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और ये क्या है कि जो बच्चे गांव देहात में पढ़ रहे हैं, उनको कह देता हूँ कि आदमी जयपुर के दिल्ली जाके भी पढ़ तो ऑनलाइन ही रहा है, ऑनलाइन ही पढ़ रहा है। जगह चेंज करने से कोई मतलब, आप चाहे कहीं चले जाओ, बोले पढ़ाई तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। तो जगह से डिसाइड नहीं होता कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप कितनी मेहनत कर रहे हो? अब तो गांव में भी लाइब्रेरी खुल गई, हर गांव में, और ऑनलाइन भी एक्सेस है, वहाँ वाईफाई भी चलता है, तो मतलब किताबें भी आजकल तो डाकघर वाले पहुंचा देते हैं, किताब पहुंच रही है, हर चीज पहुंच रही है वहाँ। तो मतलब कि सबसे बेस्ट है कि आपको अच्छा खाना मिल रहा है, घर पे रह रहे हो, घर पे रह रहे हो, कोई डिमोटिवेशन का ये सब चीजें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ रहोगे तो इस माहौल में ही डिमोटिवेशन आता। तो गांव में रहने का एक अलग मजा है। उसमें क्या है, एक तो मतलब पढ़ाई के साथ जो एक सोशल प्रेशर बनता है ना, कि 4 साल से जयपुर बैठे हो, कितना खर्चा लग गया, मतलब परिवार वाले कभी नहीं कहते हैं। ये बातें साइड से चालू होती है, और ये बातें जो है वो प्रभावित करती हैं। तो एक तो वो नहीं है कि आपने लगाया तो कुछ नहीं, ये नहीं करना है। कोई आदमी जयपुर दिल्ली रह जाए 5 साल, तो मेरा मानना है कि कम से कम 15-20 लाख रुपए, 10-15 लाख तो आराम से, फिर 2 लाख से कम तो नहीं पड़ता ये सर, ये सब चीज बिल्कुल इतना तो होता ही है। फिर ये माइंड में ये नहीं रहेगा तो
फ्री माइंड से पढ़ोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी भी रहेगी। नहीं, जनरली मध्यम परिवार के बच्चों के एक टाइम के बाद में ये लगने लग जाता है, तो फिर बाद में क्या, वो अगर जयपुर रहता है तो फिर 2-3 साल बाद में वो अदर काम भी चालू कर देता है, चाहे किसी भी प्रकार का एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, वो अपने बटर एंड बाइट के लिए, आजीविका के लिए करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो मीठा जहर है जो फिर बहुत उसको खराब करता खराब है, कर देता है क्योंकि उसको। पढ़ाई या तो पढ़ाई होगी या फिर काम होगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे भाई। मैं तो बार बार यही कहता हूँ। तो जो स्टूडेंट गांव घर से पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहली सेविंग तो ये है कि महीने के 20,000 बचा लिए, महीने के 20,000 रुपए आपने बचा लिए। दूसरा है कि घर बैठे जब आप पढ़ रहे हो और ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तो घर वालों का जो आपके प्रति जो उनका है ना विश्वास, वो बढ़ जाता है कि हाँ यार, अब देखा जो ना पढ़ाई करा यूं हो जाता है। क्योंकि आप शहर में रह के सफलता को सेलिब्रेट कर सकते हो, पर असफलता को जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। ये बात तो है, है बिल्कुल सही है। क्योंकि आप किसको एविडेंस दो कि मैं पढ़ा नहीं पढ़ा? हाँ, तो वो तो आपका जो रिजल्ट है वही एविडेंस है रिजल्ट उनके ही एविडेंस है। लेकिन गांव में अगर कोई टॉपर बैठा है, लाइब्रेरी जा रहा है, घर वालों की नजर के सामने पढ़ रहा है, तो घर वालों को ये चीज दिखती है कि हाँ यार कंपटीशन है, थोड़ा कम पढ़ा होगा, रह गया अगली बार कर लेगा, अगली बार कर लेगा। सही है ना। एक उनको ये चीज दिखती तो है। ऑनलाइन के बहुत सारे फायदे हैं, और आज के टाइम में कैमरे के सामने कौन गलत पढ़ाता है? पूरी दुनिया देखती है, तो फिर कोई गलत नहीं पढ़ाता है। और जो दिल्ली बैठे हैं चाहे जयपुर बैठे हैं, वो खुद ही ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि मतलब एक बार आता है आदमी शहर में, तो उसके बाद में जैसे ही 1 साल होता है, तो फिर वो अपने रूम में सिमट जाता है, फिर वो कहीं नहीं जाता। घर वो जा नहीं सकता, मुड़ के जाना मुश्किल है ना शहर से। भयंकर वाला काम है, मुश्किल, वापस तो नहीं जा सकता। चक्र भी है ये पूरा, चक्कर भी है ये तो है। मतलब शहर से एक बार अगर आप आ गए ना, तो फिर बाद में मतलब मन में ये रहती है कि यार अब सिलेक्शन लेके जाएं। अब हम लास्ट में चर्चा करते हुए सर से 1-2 क्वेश्चन और पूछेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इस बार तो आप खुद मार्गदर्शक की भूमिका में हो और बच्चों को गाइड कर रहे हो। पिछली बार जब आप इस रूम में आए थे, आपने खुद यहाँ पे साक्षात्कार दिया था, क्या एक्सपीरियंस रहा था बूस्टर का? अब तो हो सकता है इस बार तो सभी ये करे, पिछली बार हमने पहली बार ऐसा होते देखा था, कि क्या ऐसा अलग था? जैसे मैं पूरी बात ही बता देता हूँ। रूम के अंदर जैसे आए, रूम में बैठ गए, तो सामने एक तो देख के लगा कि हाँ ठीक है कि यार एक्सपीरियंस पैनल है, क्योंकि बीच में जो सर चेयरमैन थे वो तो काफी एज में थे, मुझे लग रहा है कि रिटायर्ड थे कोई। रिटायर्ड थे, तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, कि वो थे एक तो एनालिटिकल टाइप के थे, और वो मेरी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। कि कोई भी क्वेश्चन मेरा सब्जेक्ट से डायरेक्ट भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि वो मेरे सब्जेक्ट के पास का भी नहीं है, मतलब सब्जेक्ट से था। और जो व्यवहारिक भी चीजें हैं वो चीजें ज्यादा पूछी मेरे से। उसके बाद जो फीडबैक दिया था मुझे कि उसमें अगर मेरे में कमी भी है, तो उसको इस तरीके से बताया कि वो पॉजिटिवली तरीके से बताया, ताकि मैं उसमें न तो डिमोटिवेट हूँ और उसको मैं सुधार भी कर लूँ। एक होता नहीं कि डायरेक्ट बोल दिया तुम में ये कमी है, तुम नहीं बन सकते आ रहे। वो चीज मतलब कि मुझे फील हुई कि एकदम सीधा, एकदम आराम से बताया कि बेटा ये चीज मुझे लग रही है कि इसको ये तो अच्छी है, इसको तू देख ले अपने हिसाब से कि ये और अच्छी हो सकती है। तो फिर मुझे भी लगता है कि यार नहीं, ये मैंने बोला तो है, इसको थोड़ा और अच्छा कर लेता हूँ। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर मिली पॉजिटिव वाला। तो इसके बाद मैंने काफी काम किया था। ज्योग्राफी पे भी मैंने जो बेसिक चीजें थी उनको मैं पहले स्किप कर रहा था, मैंने वहां पूछी, मतलब कि उनको किया, और वहां पर मेरे से वहां पर वो बेसिक चीजें पूछी भी गई, ज्योग्राफी तो मेरा वहाँ फायदा भी मिला। वहाँ साक्षात्कार कार्यक्रम पहले जनरली होता था कि साक्षात्कार कार्यक्रम जो एक सामान्य चीज है, लेकिन अब धीरे धीरे जब कम कट ऑफ में इंटरव्यू के नंबर आ रहे हैं, तो अब लग रहा है कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना प्री और मेंस है। 5 अब पेपर हो ज्यादा गए, है। 5 पेपर हो गए 5 पेपर हो गए, ये 4 पेपर की तैयारी कर ली है, 5वां पेपर ही है। तो मतलब 5वें पेपर की तैयारी के लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और अब सर से मैंने बहुत सारी चर्चाएं की, आगे भी सर जो आपको बताते रहेंगे और इसी तरीके से मार्गदर्शन देते रहेंगे। अब आप स्टूडेंट को अंत में जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप जो भी कहना चाहें जरूर बताएं 2 बात। बिल्कुल, जो नई तैयारी कर रहे हैं तो उनसे मेरा एक ही चीज कहनी है, खुद के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर। क्योंकि आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे तो उससे ये होगा कि जो चीजें अगर अड़चन भी आएगी ना तैयारी के दौरान, तो उनको आप पार कर लोगे। तो एक तो अपने को सोर्स है वो उनको जितना कम है उतना कर रखना है, जिससे कि उनको रिवाइज करना है। रिवाइज करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, एक सोर्स पे रखो। कॉन्फिडेंस आने के बाद में है ना, आप कोई भी एग्जाम है उसको पार कर सकते। एक बार जो रहता है साल 1.5 साल के बाद में तो रिदम बन जाता है, फिर तो बाद में वो प्रैक्टिस है, करे रखो, फिर पढ़े बगैर मन ही नहीं लगता। वो रिवाइज हो जाएगी चीजें, उसके बाद में तो ऐसा लगता है कि निकल गया फिर ये पढ़ाई हैबिट है। फिर मतलब अगर आप 2 दिन नहीं पढ़ोगे ना, तो आप डिमोटिवेट फील करोगे सर, ये तो होता है। हाँ, तो एक बार तो ये आवश्यकता है। ये जब आदत बन जाएगी ना, उसके बाद में जीवन में पढ़ाई से ज्यादा मजा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इनको पूछो, अब ये फ्री हैं, इनको लग रहा है कि करें क्या बिल्कुल, ये बात तो है। इंटरव्यू तब तक था, रिजल्ट का भी चलो इंतजार भी एक काम है, वो तो सारा सबसे भारी काम है वैसे। उस टाइम तो ग्रुप में निकल जाता है टाइम, हाँ। लेकिन उसके बाद 5, 7, 10 दिन, 15 दिन तो आप सेलिब्रेशन हो गया। अब क्या तो अब पढ़ाई बगैर तो आदमी से लगता है कि यार करूं क्या मैं। ये तो अब तो आगे जो डिप्टी की नौकरी है वो करो, तब तक जो बूस्टर पर जो मार्गदर्शन देते रहो। बिल्कुल सर। तो सर जुड़े रहेंगे, आगे भी आपको चीजें बताते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम। थैंक यू सर।